हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं रविंद्र केलेकर द्वारा रचित पतझड़ की टूटी पत्तियां। पतझड़ से तात्पर्य होता है पेड़ों से पत्ते झड़ जाना। तो पतझड़ ऋतु में जब सभी पत्ते झड़ जाते हैं और पेड़ अपने आप को नए पत्ते निकालने के लिए तैयार करते हैं, उसी प्रकार रविंद्र जी के यहाँ दोनों प्रसंग हमें यही संदेश देते हैं कि जीवन में नवीनता को अपनाया जाना चाहिए। पतझड़ की टूटी पत्तियों के दोनों प्रसंग गिन्नी का सोना और झेन की देन के बारे में आगे हम विस्तार से पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी गिन्नी का सोना और झेन की देन। सबसे पहले पढ़ते हैं केलेकर जी का जीवन परिचय। इनका जन्म स्थान दक्षिणी गोवा का कोंकण क्षेत्र था। जन्म 7 मार्च 1925 को हुआ था और मृत्यु 27 अगस्त 2010 में। इनकी कृतियां कोंकणी में उजावा ढाचे, सुर, समिधा सांगली ओथांबे, मराठी में कोंकणी चे राजकरण, जापान जसा दिसला और हिंदी में पतझड़ में टूटी पत्तियां प्रमुख रही है। इन्हें गोवा कला अकादमी के साहित्य पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। जीवन परिचय के बाद अब हम बढ़ते हैं पाठ परिचय की तरफ। तो इस पाठ में 2 प्रसंग है। पहला है गिन्नी का सोना, जिसमें लेखक ने हमें उन लोगों से परिचित कराया है जो इस संसार को जीने और रहने योग्य बनाए हुए हैं। और दूसरा प्रसंग है झेन की देन, जो हमें ध्यान की उस पद्धति की याद दिलाता है जो बौद्ध दर्शन में दी हुई है, जिसके कारण आज भी जापानी लोग अपनी व्यस्ततम दिनचर्या के बीच कुछ चैन का समय निकाल लेते हैं। अब इसके बारे में आगे और पढ़ते हैं। पहला प्रसंग आता है गिन्नी का सोना। जैसे हम जानते हैं कि सोना या गोल्ड कई स्वरूपों में मिलता है, जैसे बिस्किट, गहने, सोने की छड़ें, गोल्ड फंड, बॉन्ड या गिन्नी। गिन्नी का मतलब होता है सिक्का। गिन्नी का सोना प्रसंग में लेखक हमें शुद्ध सोना अर्थात आदर्शवादी तरीके से रहने की और तांबे जैसे सख्त होने की प्रेरणा देता है। शुद्ध सोना और गिन्नी का सोना अलग होता है। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया जाता है, जिससे यह ज्यादा चमकता है और शुद्ध सोने से मजबूत भी हो जाता है। इस कारण औरतें अक्सर इसी के गहने बनाती है। शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने की तरह होता है, लेकिन कुछ लोग उसमें व्यवहारिकता का थोड़ा सा तांबा मिलाकर चलाते हैं, जिन्हें हम प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहते हैं। व्यवहारिक आदर्शवादी वक्त के साथ उनके आदर्श तो पीछे हटने लगते हैं और व्यवहारिक सूझबूझ ही केवल आगे आने लगती है। मतलब सोना तो पीछे रह जाता है और केवल तांबा आगे आ जाता है। उनका सिर्फ व्यवहारवादी दृष्टिकोण ही आगे बढ़ जाता है, परंतु उनके जो आदर्श होते हैं वे कहीं दूर पीछे हट जाते हैं। कुछ लोग गांधी जी को प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहते हैं। गांधी जी व्यवहारिकता के महत्व को जानते थे, इसलिए वे अपने विलक्षण आदर्श को चला सके, वरना ये देश उनके पीछे कभी न जाता। यहाँ लेखक बताना चाहता है कि गांधी जी ने अपने आदर्शों को इसीलिए चलाया क्योंकि उन्होंने उसमें व्यवहारिकता को भी मिलाया। जहाँ गांधी जी के आदर्श थे अहिंसा, परोपकार या दूसरों की सेवा करना, परंतु इसके साथ साथ उसमें उन्होंने अपनी व्यवहारिकता के गुण जैसे कि असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा और भी कई तरह के आंदोलन चलाकर उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया, परंतु हिंसा नहीं की। तो वो अपने आदर्शों पर अड़े रहे, परंतु व्यवहारिक गुणों के साथ अड़े रहे। इसीलिए देश के लोग उनके पीछे हो लिए। यदि वे सिर्फ आदर्शों को चलाते
या व्यवहार में वो चीजें जो ना अपनाई जा सके, उन आदर्शों को दूसरों पर थोपते तो शायद ये देश की जनता उनके पीछे नहीं होती। यह बात सही है, परंतु गांधी जी कभी आदर्श को व्यवहारिकता के स्तर पर नहीं उतरने देते, बल्कि व्यवहारिकता को आदर्शों के स्तर पर चढ़ाते थे। उन्होंने आदर्श को व्यवहारिकता के स्तर पर गिराया नहीं है, बल्कि व्यवहारिकता को आदर्शों के स्तर पर चढ़ाया है, व्यवहारिकता को अधिक महत्व दिया है। वे सोने में तांबा मिलाकर नहीं, बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे। इसलिए सोना ही हमेशा आगे रहता था। व्यवहारवादी लोग हमेशा सजग रहते हैं, हर काम लाभ हानि का हिसाब लगाकर करते हैं। वे जीवन में सफल तो हो जाते हैं, दूसरों से आगे भी हो जाते हैं, परंतु ऊपर नहीं चढ़ पाते। तो यहाँ लेखक बताता है कि जो व्यवहारवादी लोग होते हैं, प्रैक्टिकल लोग होते हैं, वे हमेशा सजग रहते हैं। इस काम में लाभ होगा, इस काम में हानि होगी, उसका हिसाब लगाकर ही वे अपना हर कदम बढ़ाते हैं। इतना सोच विचार कर अगर वे कोई कार्य करेंगे तो जीवन में सफल तो हो जाएंगे, परंतु लोग उनके आचरण को शायद न अपनाएं। जो खुद ऊपर चढ़े और साथ में दूसरों को भी ऊपर ले चले, यह काम सिर्फ आदर्शवादी लोगों ने ही किया है। अपनी उन्नति के साथ पर उन्नति या दूसरों की उन्नति का कार्य सिर्फ आदर्शवादी लोग ही कर सकते हैं। समाज के पास अगर शाश्वत मूल्य जैसा कुछ है तो वो इन्हीं का दिया है। आदर्शवादी लोगों ने ही समाज को कई शाश्वत मूल्य दिए हैं, जैसे परोपकारिता, दानवीरता जैसे कई मानवीय मूल्य हैं जो आदर्शवादी लोगों ने ही दिए हैं। व्यवहारवादी लोग तो केवल समाज को नीचे गिराने का काम ही करते हैं। तो ये तो रहा गिन्नी का सोना। उम्मीद है आपको समझ आया होगा अच्छे से कि इसमें लेखक क्या कहना चाहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रसंग की तरफ, जिसका शीर्षक है झेन की देन। झेन जापान के लोगों की चाय पीने की एक पद्धति होती है। इसमें कुछ समय गुजारकर जापानी लोग अपनी व्यस्तता से भरे जीवन में शांति और चैन के क्षण पा लेते हैं। चाय पीते समय लेखक ने जो भी अनुभव किया, वह उस अनुभव से अन्य भारतीयों को भी परिचित कराना चाहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं झेन की देन। लेखक जापान की यात्रा पर गए हुए थे। वहां उन्होंने अपने एक मित्र से पूछा कि यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियां सबसे अधिक होती है। इस पर उनके मित्र ने जवाब दिया, मानसिक। जापान के 80% लोग मनोरोगी हैं। लेखक ने जब वजह जानना चाहा तो उनके मित्र ने बताया कि जापानियों की जीवन की रफ्तार बहुत बढ़ गई है। लोग चलते नहीं, दौड़ते हैं। महीने का काम एक दिन में पूरा करने का प्रयास करते हैं। दिमाग में स्पीड का इंजन लग जाने से 1000 गुना अधिक तेजी से दौड़ने लगता है। एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है। इस कारण जापान में मानसिक रोगी बढ़ गए हैं। शाम को जापानी मित्र उन्हें टी सेरेमनी में ले गए। यह चाय पीने की विधि है जिसे चा नो यू कहते हैं। ये प्रश्न आता है एमसीक्यू में, इसलिए इसका नाम अच्छे से ध्यान रखें, चा नो यू। वह एक 6 मंजिली इमारत थी जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली और चटाई की जमीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी थी। बाहर बेढबसा एक मिट्टी का बर्तन था जिसमें पानी भरा हुआ था, जिसमें उन्होंने हाथ पांव धोए, तौलिए से पहुंचकर अंदर गए। अंदर बैठे चाची ने उठकर उन्हें झुककर प्रणाम किया और बैठने की जगह दिखाई। उसने अंगीठी सुलगाकर उस पर चायदानी रखी, बगल के कमरे से जाकर बर्तन ले आया और उसे तौलिए से साफ किया। वह सारी क्रियाएं इतने गरिमापूर्ण तरीके से कर रहा था जिससे लेखक को उसकी हर मुद्रा में सुरगुंज हो। वातावरण इतना शांत था कि चाय का उबलना भी साफ सुनाई दे रहा था। तो जहां जापान में
इतनी अधिक व्यस्ततम जिंदगी में से दौड़ती भागती लाइफ में वहाँ लेखक चाय पीने जाता है जहाँ इतना शांत वातावरण है कि पानी के उबलने की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी, जो लेखक को बहुत सुकून का अनुभव करवा रही थी। चाय तैयार हुई और चाची ने चाय को प्यालों में भरा और उसे तीनों मित्रों के सामने रख दिया। शांति को बनाए रखने के लिए वहां 3 व्यक्तियों से ज्यादा को एक साथ प्रवेश नहीं दिया जाता। प्याले में 2 घूंट से ज्यादा चाय नहीं थी। वे लोग होठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद कर 1.5 घंटे तक पीते रहे। पहले 10-15 मिनट तक लेखक उलझन में रहे, परंतु फिर उनके दिमाग की रफ्तार धीमी पड़ती गई और फिर बिल्कुल बंद हो गई। उन्हें लगा वो अनंत काल में जी रहे हो। उन्हें सन्नाटे की भी आवाज सुनाई देने लगी। अगर हम भूतकाल में जीते हैं या फिर भविष्य में, परंतु ये दोनों काल मिथ्या है। वर्तमान ही सत्य है और हमें उसी में जीना चाहिए। लेखक को चाय पीते पीते ये सब बातें दिमाग में आ रही थी। उनके दिमाग से दोनों काल हट गए थे। वो सिर्फ वर्तमान क्षण उनके सामने था, जो कि अनंत काल जितना विस्तृत था। असल जीना किसे कहते हैं, लेखक को उस दिन मालूम हुआ। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि रविंद्र केलेकर जी ने कितने संक्षिप्त रूप में दोनों प्रसंगों के माध्यम से हमें जीवन का सार समझाया। जहां गिन्नी के सोना में आदर्श के साथ व्यवहारिकता को मिलाने की बात कही है, वहीं झेन की देन में वर्तमान में जीने का संदेश दिया है। इस पाठसार के बाद अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तब तक हमसे जुड़े रहिए। डू लाइक एंड कमेंट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।